क्या दोस्तों आपको पता है उत्पादन क्षमता के मामले में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां विकसित किया जा रहा है? 21 मार्च 2021 को क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं का पंजीकरण कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 14 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्पादन क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां विकसित किया जा रहा है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग किसे कहते हैं। तैरता हुआ, जी हां, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां विकसित किया जा रहा है? तेलंगाना राज्य में। और यह हमारे भारत देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होने जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह उत्पादन क्षमता के मामले में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। और कहां बनाया गया है? तो तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में। कहां पर? तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में यह भारत देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। और निर्माण किसने किया है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी ने इसका निर्माण किया है। और यह परियोजना वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावाट के उपलक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी शामिल है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह उत्पादन क्षमता के मामले में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। लेकिन यह कहां बनाया गया है? तो याद रखो, तेलंगाना राज्य के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में बनाया जा रहा है। और यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किसने किया है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट में बोले तो एनटीपीसी ने इसका निर्माण किया है। और यह परियोजना वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावाट के उपलक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी शामिल है। और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में यह भी जान लो कि यह जल निकायों की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनलों फोटोवोल्टिक पैनल्स की तैनाती को संदर्भित करता है, जो भारत में प्रयोग होने वाली भूमि आधारित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों का एक व्यवहार्य विकल्प है। यानी कि किसी भी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन यह पानी की सतह के ऊपर इस तरह दोस्तों यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे हमारा जो जमीन का एरिया है उसका भी बचाव किया जा सकेगा। और हाल ही में न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? इसी बात को लेकर भी तेलंगाना सुर्खियों में रहा था। तो हिमा कोहली हाल ही में तेलंगाना राज्य की हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई है। और वो तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी है। और इसलिए नाम मत भूलिएगा, क्या नाम है? हिमा कोहली। और हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में सुधार यूएलबी को सफलतापूर्वक लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तेलंगाना। लेकिन यह महत्वपूर्ण है तेलंगाना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो देखो, न्यायमूर्ति हिमा कोहली दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी, वे तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। इमेज में आप देख सकते हैं हिमा कोहली को। और दोस्तों कुछ दिन पहले की ही बात है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां खुला? दोस्तों 8 मार्च को, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी तेलंगाना राज्य में खुला। और इसी बात को लेकर भी मैंने आपको तेलंगाना के बारे में डिटेल में बताया था। तो आप मैप में देखिए दोस्तों, यह है तेलंगाना
और तेलंगाना राज्य का दोस्तों गठन किस राज्य में से किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य में से। और तेलंगाना में जिलों की संख्या कितनी है? 10। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या है 17, तो तेलंगाना से राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। और तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। तेलंगाना के बारे में मैं आज बताऊं तो तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? के चंद्रशेखर राव वर्तमान में भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। और तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल कौन? ESL नरसिम्हन, इमेज में आप देख सकते हैं। और तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोली, जो डेक्कन पठार में स्थित है। और तेलंगाना के राजकीय प्रतीक की बात करें तो तेलंगाना का राजकीय वृक्ष है जम्मू चेट्टू, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है जम्मू चेट्टू। और तेलंगाना का राजकीय पुष्प है तांगेदु पुव्वू यहां पर। और तेलंगाना का राज्य फल है आम, मैंगो। तेलंगाना का राज्य पशु है चित्तीदार हिरन। और तेलंगाना का राज्य पक्षी है पालापीट। क्या? पालापीट। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साउंडिंग रॉकेट RH-560 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में एक साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम दिया गया है RH-560, और यह रॉकेट को लॉन्च किया है हमारी ही अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बोले तो इसरो ने अपना साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कहां से किया? श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र से। और यह रॉकेट हवाओं में व्यवहारिक बदलाव और प्लाज्मा गतिशीलता पर अध्ययन की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। और साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? हवाओं के बदलाव से जुड़े अध्ययन में मदद करना, यानी कि इससे जुड़े कुछ अध्ययन प्राप्त करना। और इसरो ने कब से स्वदेशी रूप से निर्मित लगने वाले रॉकेट लॉन्च करना शुरू कर दिया था? तो हमारे भारत देश में स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट लॉन्च करना शुरू कर दिया था 1965 में। और इसरो से जुड़े दोस्तों पिछले मंथ में कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में सामने आए थे, उनकी भी हम साथ साथ चर्चा कर ले। तो पिछले मंथ में यह करंट अफेयर में था कि इसरो देश भर में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को एडॉप्ट करेगा? 100। निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र कौन खोलेगा? इसरो। भारत के घरेलू ऐप मैप माई इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की? इसरो के साथ। हाल ही में ब्राजील के सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया दोस्तों 28 फरवरी को। और बात करते हैं इसरो की, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवन। इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हमारे विक्रम अंबलाल साराभाई ने की थी। तीसरा क्वेश्चन, 21 मार्च 2021 को क्या होगा? 21 मार्च 2021 को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा, लेकिन पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है। और इसीलिए चिंता मत कीजिए, एक विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है 21 मार्च 2021 को। और यह बात कही है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। और एस्टेरॉयड का नाम क्या है? 2001 FO32। तो यह एस्टेरॉयड का व्यास कितना है? 915 मीटर, तकरीबन 3000 फुट इसका व्यास है। और इसकी खोज 20 साल पहले 2001 में हुई थी। और यह जानकारी किसने दी है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह जानकारी दी है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। क्या लिखा है? लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इन 2021। तो 21 मार्च को यह पृथ्वी से 20 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। ऐसे में पृथ्वी पर इससे ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन यह जो 20 लाख किलोमीटर की जो दूरी है वो भी दोस्तों बेहद करीब मानी जाती है अंतरिक्ष में। और नासा के अनुसार यह एस्टेरॉयड सुबह करीब 4 बजे पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। और इसके बाद वर्ष 2052 तक ये पृथ्वी के करीब नहीं आएगा। और इसकी रफ्तार कितनी है देखो,
1,24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है, जो पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले दूसरे एस्ट्रॉइड की तुलना में बहुत अधिक मानी जाती है यह स्पीड। और देख सकते हैं दोस्तों, हमारी पृथ्वी और यह है एस्ट्रॉइड। तो नासा पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले हर एस्ट्रॉइड पर नजर रखता है और 2029 में भी अपोपहिस नाम के एस्ट्रॉइड के गुजरने का इंतजार है। तो यह बात भी याद रख लीजिए, 2029 में अपोपहिस नामक एक एस्ट्रॉइड वो भी पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। और यहां बात करते हैं नासा की। तो नासा के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। नासा के कार्यवाहक प्रशासक कौन है? स्टीव जुर्स्की। और नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई। चौथा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं का पंजीकरण कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दोस्तों 1 करोड़ महिलाओं का पंजीकरण कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, सबसे बड़ा स्टेट आबादी के लिहाज से, उत्तर प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े कुछ क्वेश्चन की चर्चा करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू हुई? 2017 में। और किस उद्देश्य से यह योजना की शुरुआत की गई है? पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं की बेहतर देखभाल और समुचित पोषण हेतु इस योजना को लॉन्च किया गया। और इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली व धात्री महिलाओं को 3 किस्तों में कितने रुपये दिए जाते हैं? 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और 3 किस्तों की बात करें तो पहली किस्त में 1,000, दूसरी किस्त में 2,000 और तीसरी किस्त में भी 2,000। तो इसी तरह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो देखो, प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने और गर्भावस्था के 6 महीने बाद दूसरी किस्त के 2,000 रुपये, और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और प्रथम चक्र का टीकाकरण होने पर धात्री को 2,000 रुपये तीसरी किस्त के रूप में खाते में दिए जाते हैं। और यहां हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ क्वेश्चन फरवरी में सुर्खियों में रहे थे, उनकी भी चर्चा कर ले। कागज रहित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना किसने बनाई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक गंगा डॉल्फिन की पीट कर हत्या कर दी गई? प्रतापगढ़ जिले में। और हाल ही में मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान कहां शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है? उत्तर प्रदेश में। और हाल ही में सैल्यूट की मुद्रा में वंदे मातरम गायन का विश्व कीर्तिमान किसने बनाया? उत्तर प्रदेश में। तो यह सभी क्वेश्चन को लेकर दोस्तों उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहा था। और कुछ दिन पहले की ही बात है दोस्तों, प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध रंगमंच रूप है जिसका नाम है नौटंकी। और नौटंकी की विषय वस्तु प्रायः प्रेम प्रसंग युक्त फारसी साहित्य पर आधारित होती है। 5वां क्वेश्चन, यंग ग्लोबल लीडर की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सूची में कौन शामिल हुए? यंग ग्लोबल लीडर की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सूची में शामिल हो गई है एक भारत की जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दीपिका पादुकोण। इमेज में आप देख सकते हैं, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई है। और इस सूची में 40 साल से कम आयु के सबसे अग्रणी 112 नेता भी शामिल है। और फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना कब हुई? वर्ष 2005 में। और फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लाउस स्वाब। इमेज में आप देख सकते हैं। और क्लाउस स्वाब का नाम दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना से भी जुड़ा है। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के कोलोन में। और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस स्वाब और स्थापना होती है जनवरी 1971 में। ओके,
छठा क्वेश्चन, वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस किसने लॉन्च किया है? वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है हाल ही में एक्सिस बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सिस बैंक। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह का डिवाइस हाल ही में विकसित किया है एक्सिस बैंक ने, और इसी के जरिए दोस्तों आपके यहां पर लगी हुई इस बैंड से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक ने ब्रांड वियर एंड पे, क्या वियर एंड पे के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू की है, और ये डिवाइस बैंड की चेन और वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरणों के विभिन्न रूपों में आते हैं, और 750 रुपए की शुरुआती कीमत से यह उपलब्ध है। और ये पहनने योग्य उपकरण सीधे एक्सिस बैंक के ग्राहकों के बैंक खाते से जुड़े हुए होते हैं और नियमित डेबिट कार्ड की तरह यह कार्य करते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इस वियर बैंड से। और यह हाल ही में लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक का संचालन का आरंभ कब हुआ? 1994 में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? दिल से ओपन। और एक्सिस बैंक के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ चौधरी। इमेज में आप देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने स्टैम्प फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तराखंड सरकार ने स्टैम्प फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IBM। IBM ने राज्य के 5 जिलों में 130 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में IBM स्टैम्प फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा उत्तराखंड के साथ सहयोग की घोषणा की है। और यहां स्टैम्प फॉर गर्ल्स कार्यक्रम की बात करें तो यह 4 शब्दों का मीनिंग क्या होता है? S बोले तो साइंस, T बोले तो टेक्नोलॉजी, E बोले तो इंजीनियरिंग और M बोले तो मैथमेटिक्स। यह कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, शॉर्ट में बोले तो स्टेम क्षेत्रों के करीब 25,600 छात्रों के कौशल और करियर को आगे बढ़ाएगा। और समझौता हुआ है IBM का उत्तराखंड से। तो IBM के वर्तमान CEO कौन है? अरविंद कृष्णा। IBM का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क के अरमोनक में। और उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तीरथ सिंह रावत, हाल ही में उत्तराखंड के नए CM बन गए हैं। तो उत्तराखंड से जुड़े कुछ फैक्ट की भी चर्चा कर ले। मैंने आपको कई बार बताया है, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी संस्कृत राजभाषा है। समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता है, और ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी भी कहा जाता है, और हरिद्वार को यहां स्थित मंदिरों और आश्रमों की एक बड़ी संख्या के लिए गेटवे टू लॉर्ड भी कहा जाता है, और मसूरी को हिल्स की रानी कहा जाता है। क्या? मसूरी को हिल्स की रानी भी कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन, महिलाओं की एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज ने निम्न में से कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है? हमारे भारत देश की एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिताली राज। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला कौन? मिताली राज। मिताली राज सभी प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, और मिताली राज ने लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे तीसरे एक दिवसीय मैच में इस उपलब्धि पर पहुंच चुकी है। तो मिताली राज के 10,000 रन कैसे पूर्ण हुए? देखो, एक दिवसीय मैचों में मिताली राज ने 6,974 रन बनाए। तो T20 इंटरनेशनल मैचों में मिताली राज ने 2,364 रन बनाए, और 10 टेस्ट मैचों में मिताली राज ने 663 रन बनाए। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो मिताली राज के अब रन बन गए हैं 10,001 रन। और मिताली राज से पहले 10,000 रन पूर्ण करने का कीर्तिमान किसके नाम पर है? तो इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स के नाम पर है। इंग्लैंड की चार्लोट
एडवर्ड्स ऐसी पहली महिला क्रिकेटर है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। और मिताली राज ने 212 एक दिवसीय मैच खेले और 50 ओवर के प्रारूप में 7 शतक और 54 और 10 शतक जड़े हैं। और मिताली राज के फैमिली लाइफ की बात करें तो मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ। और मिताली राज को भारतीय क्रिकेट की सबसे बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक माना जाता है और खेल में उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नवा क्वेश्चन, साल 2020 का हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? साल 2020 का हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार जीत लिया है डॉक्टर अनामिका ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर अनामिका। तो देखो इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर अनामिका को हिंदी में कविता संग्रह जिसका नाम है टोकरी में दिगंतः थेरी गाथा, क्या टोकरी में दिगंतः थेरी गाथा, जो 2014 में पब्लिश हुई थी। तो इस किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अनामिका को। और खास बात यह है कि अंग्रेजी की प्रोफेसर को हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यह एक खास बात है कि एक अंग्रेजी प्रोफेसर को हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की बात करें तो राजनीतिज्ञ लेखक एम वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम सहित 20 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अपने अपने स्टेट के लिहाज से किस भाषा में किसको यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो आपको याद रख लेना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है मार्च के दूसरे गुरुवार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्च का दूसरा गुरुवार वर्ल्ड किडनी डे। और 2021 में वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है 11 मार्च को, क्योंकि इस साल दूसरा गुरुवार पड़ता था 11 मार्च को। और 2020 के विश्व किडनी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो पिछले साल वर्ल्ड किडनी डे 2020 की थीम किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर रखी गई थी, जिसका मतलब है हर कहीं हर किसी के लिए किडनी स्वास्थ्य। और वर्ल्ड किडनी डे को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? साल 2006 में। वर्ल्ड किडनी डे मनाने का उद्देश्य क्या? किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। और विश्व किडनी दिवस 2021 की बात करें तो इस वर्ष विश्व किडनी दिवस 11 मार्च 2021 को मनाया गया, लेकिन 2021 के विश्व किडनी दिवस का विषय मतलब थीम क्या रखी गई है? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज, क्या लिविंग वेल विद किडनी डिजीज 2021 की थीम है। 11वां क्वेश्चन, मेरा राशन मोबाइल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? मेरा राशन मोबाइल ऐप प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए यह मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप मेरा राशन लॉन्च किया, जिसमें राशन कार्ड धारक विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और इस ऐप के द्वारा वे हाल ही के लेन देन का विवरण भी देख सकते हैं। और मेरा राशन मोबाइल ऐप की बात करें तो इस ऐप को सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर विकसित किया है और यह ऐप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लाभार्थियों के बीच कई एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली से संबंधित सेवाओं की सुविधाओं के लिए विकसित किया गया है। और वन नेशन वन कार्ड योजना क्या है वो भी आप समझ लो। यह योजना सभी लाभार्थियों विशेष रूप से प्रवासियों को देश में कहीं से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा का लाभ देने के लिए शुरू की गई थी। 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया 11 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11 मार्च। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो 11 मार्च 2021 को NCRB ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई? वर्ष 1986 में और NCRB का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है।
और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-1981 तथा गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स 1985 की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। और एनसीआरबी को वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में हामिद बाकायोका का निधन हो गया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? हामिद बाकायोका जिसका निधन हो गया वे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, जिसका हाल ही में जर्मनी में एक अस्पताल में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आइवरी कोस्ट। तो याद रखो, हामिद बाकायोका वो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे और पूर्व मीडिया कार्यकारी बाकायोका ने सदी के पहले दशक के दौरान आइवरी कोस्ट के गृह युद्ध में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। आइवरी कोस्ट जिसका एक और नाम है कोट डी आइवर। कोट डी आइवर पश्चिमी अफ्रीका के तट पर स्थित एक देश है और कोको उत्पादन और निर्यात के कारण आइवरी कोस्ट को पश्चिमी अफ्रीका में सबसे समृद्ध देशों में से एक माना जाता है। और कोटे डी आइवर उत्तर में माली और बुर्किना फासो, पूर्व में घाना, दक्षिण में गिनी की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में लाइबेरिया और उत्तर पश्चिम में गिनी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मैप में आप देख सकते हैं अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है। और आइवरी कोस्ट जिसके राष्ट्रपति कौन है? अलासेन ओतारो, इमेज में आप देख सकते हैं। और आइवरी कोस्ट की कैपिटल का नाम है यामोसुक्रो। आइवरी कोस्ट की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रांक। और फ्रांस देश से स्वतंत्र कब हुआ आइवरी कोस्ट? 7 अगस्त 1960 को स्वतंत्र हुआ। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास शुरू किया है फ्रांस देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था फ्रांस। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है राठौड़ हरपाल सिंह, करण सतवारा, अनिता बी सोलंकी, वाघेला शारदा, जयतिका जनक, हेतल अमीन, FRK, रमेश पाटिल। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। कुरिया माधवी, ललित दर्जे, सुमित्रा सोलंकी, वाला संजय, नीलेश किकर, श्याम राधे, दीपिका पारगी, विपुल वैष्णव, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अजित कुमार, वासन सुरेश, प्रियंका कुमारी, अतुल बारांद्रा, पटेल करशन, ममता गामित, रविंद्र आर निनामा और दिनेश भाई परमार। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द फुगाकू के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? फुगाकू के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। फुगाकू के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कल ही मैंने आपको डिटेल में बताया था, आपको याद है तो नीचे लिखिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।